Hello friends, today we will discuss about the Government of India Act 1915 and the Government of India Act 1919। तो देखिए, ये पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं हम लास्ट वीडियो में क्या पढ़ रहे थे। देखिए, हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। 1857 के बाद के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आए थे हम उनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में, और उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। देखिए, इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ। इस एक्ट ने केवल एक ही काम किया था। क्या काम किया था वो देखिए। This act was passed to consolidate the provisions of the preceding governments of India Act। जितने भी पहले के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए थे उनमें जो जो भी प्रोविजंस दिए गए थे, इस एक्ट ने केवल उन सब प्रोविजंस को कंसोलिडेट किया था। ठीक है, तो इस एक्ट ने सिर्फ यही काम किया कि पहले के जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए उन सब के प्रोविजंस को इसने कंसोलिडेट कर दिया। नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें जो ये मॉर्ले था ये वर्ड किससे रिलेट करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, और जो ये मिंटो वर्ड था ये किससे करता था, गवर्नर जनरल से। ऐसे ही जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, इसमें जो ये पहला वर्ड है ये किससे रिलेट करता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, और जो ये चेम्सफोर्ड है ये किससे करता है, गवर्नर जनरल से। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, दी देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मिस्टर E.S. Montagu and the Governor General Lord Chelmsford formulated proposal for the Government of India Act 1919। तो देखिए, जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इसमें ये कौन थे, E.S. Montagu, और जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्होंने दोनों ने मिलकर इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को फॉर्मुलेट किया था। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस वाज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो प्रोविंसेस में, प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, जो क्या करती थी, जो प्रांतों का काम था ना, प्रांतों के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी। तो पहले क्या होता था, पहले एक ही गवर्नमेंट थी जो सारे कामों को देखती थी, जो सेंटर और प्रोविंसेस दोनों के कामों को देखती थी। लेकिन अब प्रोविंसेस के लिए एक अलग से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी, जो क्या करती थी, प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी। और उसमें जो ये गवर्नर होता था ना, ये कोई भी इम्पेयर नहीं करता था for the administration of the provinces by resorting to device known as diarchy और dual government। तो जो ये गवर्नमेंट बनाई गई इसको क्या बोला गया कि ये डायरकी और ड्यूअल गवर्नमेंट थी। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है, द्वैध शासन। देखिए, हमने पहले ही जैसे पढ़ा था कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी वो कब आई थी, 1784 के एक्ट में। जो ये 1784 का एक्ट था, आपको याद होगा कि इसमें BOC और COD दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जिसके द्वारा अलग अलग काम किए जाते थे। जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग डिपार्टमेंट करता था, और जो ये ट्रेड और कॉमर्स का काम ये COD करता था। तो इसको ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते थे। लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि जैसे ही 1858 का एक्ट आया था उसने इस ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया था। उसके बाद देखिए जब 1919 का एक्ट आया उसमें दोबारा से इस ड्यूअल गवर्नमेंट को लागू किया गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ड्यूअल गवर्नमेंट को लागू कब किया गया, 1919 के एक्ट में। तो देखिए यहाँ से ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे ये 1919 है, ये वर्ड दो बार आया है, 1919 दो बार आया है, तो इसमें आप ये चीजें याद रखिए कि जितने भी डबल काम होंगे ना, कि दो जो लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग पार्टीशन किया गया, जो मतलब बाइकैमरलिज्म आया या ड्यूअल गवर्नमेंट आई, ऐसे ऐसे जितने भी डबल काम हुए थे वो सब 1919 के एक्ट के दौरान ही हुए थे। ठीक है, तो ऐसे इस ट्रिक से आप ये चीज याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट कब आई, बाइकैमरलिज्म कब आया, तो आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है The subject of administration were to be divided into two categories, central and provinces। देखिए दोबारा से यही चीज आ गई कि भाई टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया किसको, एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स को, किस किस में, सेंट्रल एंड प्रोविंसेस में।
जो सेंट्रल का काम होता था वो सेंटर की गवर्नमेंट देखती थी, और जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कौन देखती थी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो देखिए आप इसको 1919 से याद रिलेट करके जरूर याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए आ जाता है तो जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे वर दोज विच वर एक्सक्लूसिवली कैप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल सब्जेक्ट के काम थे वो किसके अंडर रखे जाते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और जो ये थे द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे वर सब डिवाइडेड। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो देखिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट। तो देखिए ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन से होते थे? दी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर with the aid of ministers responsible to the legislative council in which the proportion of elected member was raised to 70%। तो जो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे? गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर किनकी हेल्प लेता था? मिनिस्टर्स की। और जो ये मिनिस्टर्स होते थे ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो उसके जो मिनिस्टर्स थे वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और उसमें जो भी इलेक्टेड मेंबर का प्रपोर्शन होता था किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो कितना था? 70%। के लेजिस्लेटिव काउंसिल के 70% जो मेंबर होंगे वो किससे लिए जाएंगे? इलेक्टेड होकर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा द रिजर्व सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। अब ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे? गवर्नर के द्वारा एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन उसमें क्या होता था? देखिए जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, लेकिन इसमें कौन थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। लेकिन जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसकी लेजिस्लेचर के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है द प्रीवियस सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स वाज रिलैक्स्ड। पहले क्या होता था? सेंटर का ही कंट्रोल होता था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव में, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर में, लेकिन अब उनको रिलैक्स कर दिया गया। किसको? सेंट्रल कंट्रोल को। मतलब सेंट्रल कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। सोर्सेज और रेवेन्यू वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। देखा तो इसमें सब 2 कैटेगरीज में हुआ था, मतलब जितना भी ड्यूअल काम हुआ वो सब 1919 के ही एक्ट में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ? जो सोर्सेज और रेवेन्यू उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, सो दैट द प्रोविंसेस कुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द रेवेन्यू रेज्ड बाय द प्रोविंसेस देमसेल्व्स। इससे क्या था? जो प्रोविंस खुद से ही जितना भी टैक्स लेते थे, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वे उस रेवेन्यू से ही अपना काम करते थे। मतलब अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम था वो अपने खुद के कलेक्ट किए गए रेवेन्यू से ही अपना काम कर सकते थे। अब उनको सेंटर से कोई भी रेवेन्यू मांगने की जरूरत नहीं थी। The provincial budget was separated from the central budget। अब provincial budget को central budget से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए the provincial legislature was empowered to present its own budget and levy its own taxes relating to the provincial sources of revenue। इसमें वही है कि भाई जो प्रोविंसेस थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद के ही टैक्सेस लगा सकती थी और उससे अपना रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकती थी। नेक्स्ट देखिए द सेंट्रल लेजिस्लेचर रिटेन्ड पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल कंट्री ऑन एनी सब्जेक्ट। लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी ना उसकी पावर अभी भी बनी हुई थी कि वो लेजिस्लेट फॉर द होल कंट्री, कि वो पूरी कंट्री के लिए कुछ विधायी काम थी वो कर सकती थी किसी भी सब्जेक्ट पर। जैसा कि आज के टाइम पे है, आज के टाइम पे भी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावर्स रखती है, उस टाइम में भी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी उसके पास ये ज़्यादा पावर्स थी। नेक्स्ट देखिए द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल ओवर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन वाज रिटेन बाय प्रोवाइडिंग डेटा प्रोविंशियल बिल। आज के जो क्या हुआ, द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल था किसके ऊपर? प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के ऊपर, वो भी बने रहा, वो भी बनाए रखा गया बाय प्रोवाइडिंग। और उन्होंने गवर्नर जनरल ने एक क्या दिया कि प्रोविंशियल बिल दिया, इवन दो असेंटेड टू बाय द गवर्नर एंड वुड बिकम लॉ ओनली व्हेन असेंटेड टू ऑल्सो बाय द गवर्नर जनरल। कि कोई भी बिल है ना वो तभी लॉ बन सकता है, तभी कानून बन सकता है जब वो किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा असेंटेड किया जाएगा। ठीक है, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी जो बिल है वो लॉ नहीं बन सकता।
जैसा कि आज के टाइम पे होता है, कोई भी बिल अगर कोई भी गवर्नमेंट लेकर आती है, राष्ट्रपति के साइन के बिना वो लॉ नहीं बन सकता। ऐसे ही गवर्नर जनरल के साइन के बिना, सेंटेड के बिना कोई भी लॉ, प्रोविंशियल लॉ नहीं बन सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गवर्नर वाज एम्पावर्ड टू रिजर्व अ बिल। अब गवर्नर को क्या पावर थी कि वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता था फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नर जनरल। क्यों? ताकि गवर्नर जनरल के कंसिडरेशन के लिए, इफ इट वाज रिलेटेड टू सम स्पेसिफाइड मैनर। कब वो किसी भी बिल को, क्या वो किसी भी बिल को अपने पास रख सकता था रिजर्व? नहीं, कोई भी स्पेसिफाइड मैटर होता था ना, जब कोई भी विशेष मैटर होता था तभी वो किसी बिल को अपने पास रख सकता था, रिजर्व कर सकता था। आज के टाइम पे भी तो राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर कोई भी बिल को अपने पास रिजर्व कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही उस टाइम भी था, गवर्नर किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता था फॉर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नर जनरल। तो देखिए, बेशक से प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बना दी गई, लेकिन गवर्नर जनरल का जो रोल होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल कंटिन्यूड टू रिमेन रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? आज के टाइम पे भी सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। किसके प्रति? ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल था थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और वो किसके थ्रू काम करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल। अब इंडियन लेजिस्लेचर था वो मोर रिप्रेजेंटेटिव बन गया और पहली बार इंडिया में बाई कैमरलिज्म का जो प्रोसेस थी वो आई थी। नेक्स्ट देखिए, द बाई कैमरलिज्म क्या होता है? जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस में डिवाइड हो जाता है ना, उसको ही हम बाई कैमरल बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट है जो वो बाई कैमरल है। नेक्स्ट देखिए, बाई कैमरल में क्या होता है? द अपर हाउस वॉज नेम्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट। अपर हाउस को क्या नाम कहा जाता था? क्या बोला जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। दिस वॉज कंपोज्ड ऑफ 60 मेंबर। इसमें कितने मेंबर होते थे? 60 मेंबर, ऑफ हुम 34 वर इलेक्टेड। 60 में से 34 जो मेंबर होंगे वो इलेक्टेड होंगे। तो अपर हाउस को क्या बोला जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और उसमें कितने मेंबर होते थे? 60। नेक्स्ट देखिए, द लोअर हाउस। द लोअर हाउस वाज नेम्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। लोअर हाउस को क्या बोला जाता था? लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस वाज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 144 मेंबर। और इसमें कितने मेंबर होते थे? 144, ऑफ हुम 104 वर इलेक्टेड, जिनमें से 104 इलेक्टेड होते थे। अपर हाउस को बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। टोटल मेंबर 60 और इलेक्टेड कितने होते थे? 34। लोअर हाउस को बोला जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली, 144 टोटल मेंबर और 104 इलेक्टेड मेंबर। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्टोरेट्स वर अरेंज्ड ऑन अ कम्युनल एंड सेक्शनल बेसिस। जो इलेक्टोरेट्स था ना, देखिए 1909 में भी हमने पढ़ा था कि कम्युनल इलेक्टोरेट लेकर आए थे। फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने से वहां से शुरू कर दी थी कि मुस्लिम्स के लिए अलग से उन्होंने इलेक्टोरेट दे दिया था। ऐसे ही इन्होंने जो ये इसमें 1919 के एक्ट में जो कम्युनल इलेक्टोरेट था वो सेक्शनल बेसिस पे कर दिया। किन किन पर? जैसे सिख हो गए हैं, क्रिश्चियंस हो गए, उन सबको अलग से इन्होंने इलेक्टोरेट दे दिया था। डेवलपिंग द मॉर्लेमेंटो डिवाइस फर्दर, इन्होंने जैसे कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में किया गया था उसको इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे सिख्स को, क्रिश्चियंस को एंड एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है द गवर्नर जनरल्स ओवरराइडिंग पावर्स इन सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन वर रिटेन्ड एज फॉलो। जो गवर्नर जनरल थे उनके पास कुछ अलग अलग पावर्स होती थी, कुछ इंपॉर्टेंट पावर थी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन। तो ये कुछ नीचे पावर्स दी गई हैं जो किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। इसमें देखिए क्या था? हिज प्रायर सेंशन वाज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस बिल्स रिलेटिंग टू सर्टेन मैटर। उनके पास कुछ प्रायर सेंशन, उनके पास कुछ ऐसी थी पावर्स थी कि वो ना बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते थे। किससे रिलेटिंग? कुछ सर्टेन मैटर से रिलेटेड कुछ बिल्स को वो ला सकते थे। He had the power to veto or reserve for consideration of the crown any bill passed by the Indian legislature। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि उनके पास कुछ वीटो की शक्ति थी कि वो किसी भी बिल को अपने पास रिजर्व कर सकते थे। किसकी कंसिडरेशन के लिए? कंसिडरेशन ऑफ द क्राउन, एनी बिल, क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के कंसिडरेशन के लिए वो किसी भी बिल को अपने पास रख सकते थे। ही हैड द कन्वर्स पावर ऑफ सर्टिफाइंग बिल और एनी ग्रांट रिफ्यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर। उनके पास क्या था कि वो किसी भी बिल को सर्टिफाइड कर सकते थे और किसी भी, मान लो प्रोविंसेस ने कोई
रिवेन्यू मांगा तो उस रिवेन्यू को वो रिफ्यूज भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही कुड मेक ऑर्डिनेंसेस, वो कुछ अध्यादेश भी बना सकते थे इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये चीज़ें हम आगे आगे पढ़ेंगे कि ऑर्डिनेंसेस है वो कब लाए जाते हैं, किसके द्वारा लाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये याद रख लीजिएगा कि जब कभी भी इमरजेंसी होती थी तो ये ऑर्डिनेंसेस को लागू कर सकते थे। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नर जनरल की पावर्स होती थी। ठीक है, तो यह आपको याद रखनी है। तो देखिए, हमने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा। इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा कि ये 1919 जैसे 2 बार लिखा गया है, तो जितने भी ड्यूअल काम हुए वो सब इसमें ही हुए। कैसे सेंट्रल और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को अलग किया गया, ड्यूअल गवर्नमेंट लाई गई, बाइकैमरलिज्म लाया गया, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा आ जाता है साइमन कमीशन। देखिए, इसके बारे में हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि साइमन कमीशन था जो वो 7 मेंबर्स की एक 7 मेंबर्स की एक टीम आई थी इंडिया में, जिसको कौन हेड कर रहे थे, सर जॉन साइमन। और इसका जो इंडियंस ने विरोध किया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, और उनका बदला बाद में लिया गया था। तो देखिए, इसमें सिर्फ यही चीजें हैं कि साइमन कमीशन क्यों आया था। साइमन कमीशन इसलिए आया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, उसकी जांच की जाए कि जितने भी इसमें प्रोविजंस किए गए हैं वो इन्होंने अटेन किए भी हैं या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए आया था, लेकिन इंडियंस ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें जितने भी 7 मेंबर थे ना, वो सब ब्रिटिशर्स ही थे, इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था। तो देखिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसमें क्या था। दिस कमीशन हेडेड बाय सर जॉन साइमन, इसको कौन हेड कर रहे थे, सर जॉन साइमन, कंस्टिट्यूटेड इन 1927, 1927 में आया था, टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919, 1919 के एक्ट को इंक्वायर करने के लिए कि इन्होंने काम किया भी है या नहीं। इसने अपनी प्लेस डेट रिपोर्ट्स इन 1930, 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट रखी थी। द रिपोर्ट वाज एग्जामिन्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जो ये रिपोर्ट थी ये किसके द्वारा एग्जामिन की गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल वाज ड्राफ्टेड अकॉर्डिंगली, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल थे वो इसके अकॉर्डिंग ही आगे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, साइमन कमीशन आपको इतना ही इसमें याद रखना है कि साइमन कमीशन का विरोध किया था इंडियंस के द्वारा, और ये क्यों लाया गया था 1919 का जो एक्ट था उसके वर्क की जांच करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद हमारा आ जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये आज की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हम ना नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे।